नमस्कार दोस्तों। रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। इस मुहावरे का इस्तेमाल मैं राज ठाकरे के संदर्भ में कर रहा हूं। राज ठाकरे को आप लोग जानते होंगे। बाल ठाकरे के भतीजे, उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई, एमएनएस के मुखिया, अपने बयानों के लिए हमेशा विवादों में रहने वाले, खास तौर से उत्तर भारतीय या प्रवासी मजदूरों, प्रवासी कामगारों, ठेले वाले, पटरी वाले, फेरी वाले, इन तमाम लोगों के खिलाफ अपने कार्यकर्ताओं के जरिए उत्पात और तांडव मचाने वाले राज ठाकरे आज क्यों चर्चा में है और ये मैं क्यों कह रहा हूं रस्सी जल गई ऐंठन नहीं गई। मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति में, और यही हकीकत है, मैं मानूं या ना मानूं, महाराष्ट्र की राजनीति में अगर आप चुने हुए विधायकों के संदर्भ में संख्या बल के हिसाब से देखें तो राज ठाकरे न 3 में है न 13 में। 13 किसी जमाने में 2009 में उन्हें 13 विधायक उनके चुन कर आए थे। आज 3 भी नहीं है। 1 विधायक 2 चुनाव में लगातार, लोकसभा में साफ, बीएमसी में कोई हैसियत नहीं, बातें बड़ी बड़ी। आज उन्होंने क्या कहा जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूं और जिसकी वजह से आक्रोश में कह रहा हूं। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए, खासतौर से प्रवासी मजदूरों के लिए, जो करीब 23 लाख मजदूर लौट कर आए हैं, उसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए मजदूरों के लिए माइग्रेशन कमीशन बनाने का ऐलान किया है, श्रमिक कल्याण आयोग, और उसके लिए तमाम तरह की योजनाएं, कैसे उनको कामगार के अवसर उनके लिए सृजित किए जाएं या उत्तर प्रदेश में वो प्रवासी बाहर फिर दोबारा ना जाएं, इसके लिए कैसे उनकी मैपिंग हो, कैसे उनकी लिस्टिंग हो, और कैसे उनके लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार है या जो जिले में जो नुमाइंदगी है प्रशासन की, वो कैसे उन कामगारों के लिए यूपी में रोजगार के तमाम अवसर उपलब्ध कराए। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक आयोग बनाने की बात हुई। उसी आयोग के संदर्भ में कहा गया कि जो मजदूर हैं उनका हम स्किल मैपिंग करेंगे। स्किल मैपिंग मतलब उनकी क्षमताओं का सही असेसमेंट करेंगे और उसके हिसाब से हम रोजगार के अवसर जनरेट करेंगे। और बहुत सारी बातें उसमें कही गई है कि अलग अलग सेक्टर में कैसे रोजगार के अवसर जनरेट। अच्छी बात है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि पहली बार किसी सरकार ने, प्रवासी मजदूर तो हर सूबे में लौट के आ रहे हैं, पहली बार किसी सरकार ने उनके लौटने के तुरंत बाद, या अभी वो सिलसिला जारी है, उसी बीच में 23 लाख लोग लौटे हैं, इसी बीच में किसी इस तरह के आयोग की बात की है, स्किल मैपिंग की बात की है, प्रवासी यहां से न जाएं ये बात की है, और उसके लिए तमाम अवसरों की बात। लेकिन इसमें मुद्दा कहां फंसा जिसकी वजह से राज ठाकरे ने ऐसा बयान दिया। उन्होंने एक बात कही इसी योगी आदित्यनाथ के इस पूरे प्रकरण में, जो श्रमिक कल्याण आयोग बनाने की बात है, उसी में उन्होंने कहा कि यूपी सरकार की अनुमति के बाद ही दूसरे राज्य यूपी के प्रवासी जो श्रमिक हैं उनको बुला सकेंगे। और उसमें उनका कहने का आशय यह है कि दूसरे राज्यों ने इनका ध्यान ठीक से नहीं रखा, और आज जिस तरह से ये लोग वहां से आए हैं, इसके बाद अगर दूसरे राज्य, कोई भी राज्य यूपी के प्रवासी श्रमिकों को वापस बुलाना चाहता है तो उसे यूपी सरकार की अनुमति लेनी होगी। संबंधित राज्य को इन श्रमिकों के सामाजिक वैधानिक अधिकार सुनिश्चित करने होंगे। और ये उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरे राज्यों ने इनके अधिकारों की या इनके जो रहने के लिए जो सुविधाएं होती है उसकी अनदेखी की, और ये प्रताड़ित और उत्पीड़ित होकर वहां से लौट के आए। इसमें आंशिक सच भी है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र से आए चाहे गुजरात से आए, मजदूर बुरी स्थिति में थे, लौट के आए, एक पहलू। लेकिन दूसरा जो अहम है, जिसको योगी ने कहा कि अगर उसके बाद श्रमिक जाते हैं तो उसके लिए दूसरे राज्य परमिशन लेंगे या संपर्क करेंगे या कोऑर्डिनेट करेंगे, और उसके बाद परमिशन के बाद ही कुछ चीजें संवैधानिक और वैधानिक अधिकार, सामाजिक और वैधानिक अधिकार सुनिश्चित करने के बाद ही दूसरे राज्य इनको बुला सकेंगे। अब यहां एक ऐतराज की बात हो सकती है। भारत का एक संघीय ढांचा है। किसी राज्य का मजदूर, किसी राज्य का कामगार, किसी राज्य का आदमी कहीं जाकर काम कर सकता है, रोजगार के अवसर तलाश सकता है, रिक्शा चलाए, ठेले चलाए, प्राइवेट नौकरी करे, जो भी करे, दुकान खोले, कुछ भी करे। कुछ संदर्भ हैं जो हिमाचल या कश्मीर पर लागू होते थे, कुछ में चीजें बदली है, लेकिन हिमाचल में और कुछ 1-2 राज्यों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आप वहां क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं।
लेकिन ऐसे देखें नौकरी के संदर्भ में तो कोई कहीं जा सकता है। अब उसके बाद इस दौर में अगर आप ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि अगर दूसरे राज्य में जाएं तो दूसरे राज्य पहले परमिशन ले उत्तर प्रदेश की और उसके बाद कुछ चीजें सुनिश्चित करे, गारंटी करे, तब प्रवासी वहां जाएंगे, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरह से किसी के अधिकार का हनन भी है, जो संवैधानिक अधिकार है किसी मजदूर का या कामगार का या किसी का भी, उसके उस अधिकार का हनन है, क्योंकि सरकार तय नहीं कर सकती किसी प्रदेश की, सूबे की, कि वो कहां जाए कहां ना जाए, और जाए तो पहले ये इजाजत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मजदूर जाना चाह रहा है, वो कब गया, ट्रेन से गया, बस से गया, अचानक गया, अपने रिश्तेदार के साथ गया, कैसे गया, अब वो कहां कागज पत्तर लिखा पड़ी होगी कि अगर मजदूर 23 लाख मजदूर आखिरकार लौट के आए, इसमें हजारों फिर वापस जाएंगे, कैसे जाएंगे, जहां जा रहे थे उनको काम मिलेगा, चाहे रियल एस्टेट में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे दुकान लगाते हो, चाहे ठेला लगाते हो, कुछ भी करते हो। अब ये कोऑर्डिनेशन की पहले राज्य सरकारें, चाहे गुजरात या महाराष्ट्र या कोई और राज्य या एमपी या नॉर्थ ईस्ट का कोई राज्य या दक्षिण भारत का कोई राज्य लिखकर लिखा पढ़ी दे, कागज पत्तर दे, गारंटी दे, तो ये मुश्किल है। इसलिए कि बहुत सारे लोग इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, वो कोई सरकार के लिखित पढ़त में नहीं काम करते हैं। देश में कंस्ट्रक्शन में ही अगर 5.5-6 करोड़ मजदूर हैं, उसमें आधे 3-3.5 करोड़ मजदूर रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है। एक मंशा सही है कि उत्तर प्रदेश में श्रमिक कल्याण आयोग बने और इन सब का स्किल मैपिंग हो और वहां अवसर सृजित करें, लेकिन दूसरे राज्य में जाएं तो एक कागज पत्तर हो, तो ये मुश्किल है, बल्कि न होने वाली चीज है। लेकिन चलिए, फिर भी मैं मानता हूं कि चलो उन्होंने कुछ सोचा, अब इस पर बहस होगी, अलग अलग लोगों की राय होगी, क्या होगी आगे की बात। लेकिन उसके बाद जो मेरा ऐतराज है, जहां से राज ठाकरे ने जो कहा, राज ठाकरे ने कहा इसी बयान के संदर्भ में कि उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है जो योगी कह रहे हैं कि दूसरे राज्य को परमिशन लेनी होगी या कोऑर्डिनेट करना होगा या कुछ उनको सामाजिक और वैधानिक अधिकार सुनिश्चित करने होंगे प्रवासी मजदूरों के जो यूपी से जाएंगे, अगर ये सही है, उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, उनका एक बयान है, तो प्रवासी मजदूरों को महाराष्ट्र आने से पहले हमसे वी अंग्रेजी में है जो आप देख रहे हैं, हमसे, मैं हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं, अंग्रेजी और मराठी में उन्होंने ट्विटर पर डाला बयान, हमसे महाराष्ट्र सरकार से और महाराष्ट्र पुलिस से परमिशन लेनी होगी, ये उन्होंने कहा। तो पहली बात, महाराष्ट्र सरकार से और महाराष्ट्र पुलिस से एक बात, लेकिन हमसे मतलब क्या होता है, एक बात। दूसरी बात है कि महाराष्ट्र सरकार को इस मामले को गंभीरता से देखना चाहिए। मैं हिंदी बता रहा हूं, इंग्लिश बगल में है। आइंदा कोई भी प्रवासी यहां आए तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके बारे में सारी जानकारियां, पर्सनल जानकारी, इंफॉर्मेशन और उसका जो आइडेंटिटी कार्ड समेत सब चीज पुलिस स्टेशन में जमा होना चाहिए। और अगर ये सब होता है तभी वो आए और महाराष्ट्र सरकार इसको गंभीरता से देखे। पहली बात, इसलिए मैंने कहा न 3 में न 13 में राज ठाकरे क्या है, वो ऐसे फरमान दे रहे हैं जैसे उद्धव ठाकरे एक वहां के मुख्यमंत्री और उन सबसे ऊपर कोई गवर्नर हैं या पता नहीं क्या लाट साहब हैं राज ठाकरे की, वो दे रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमें, हमारी सरकार को या महाराष्ट्र सरकार को, पुलिस को, कौन होते हैं वो? लेकिन उन्होंने ऐसी बात कही। अब आते हैं राज ठाकरे पर। योगी आदित्यनाथ के उस फैसले के मैं खिलाफ हूं। और आप सोच लीजिए कि आप यूपी में रहते हैं, मैं भी यूपी में रहता हूं, तो क्या जाने से पहले हमें सरकार की परमिशन चाहिए? उसमें उनके मंशा अच्छी हो सकती है, लेकिन उसके क्रियान्वयन में हजार मुश्किलें हैं और वो किसी के मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है। वो जब चाहे, जहां चाहे, जिस सूबे में जैसे काम की तलाश में जाना चाहे जा सकता है। लिखत पढ़त मुश्किल है और ये बहुत कॉम्प्लिकेशन होगा तमाम राज्यों में। फिर तो लोगों को नौकरियां नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश के लोगों को कोई न कागज पे कुछ लिख के देगा ना उसको नौकरी मिलेगी। लेकिन अब आते हैं राज ठाकरे पर। राज ठाकरे ने जो कहा, अब राज ठाकरे का अगर अतीत देखेंगे तो पूरी राजनीति उनकी ऐसे ही है। बाल ठाकरे के परिवार में जब उत्तराधिकार की लड़ाई हुई और जब बाल ठाकरे ने तय किया कि हमको अपने बेटे को ही वारिस बनाना है, उत्तराधिकारी बनाना है उद्धव ठाकरे को, तो राज ठाकरे अलग हुए। 2006 में उन्होंने अलग पार्टी बना ली। उसके पहले उनकी महत्वाकांक्षा थी, उन्हें लगता था कि उन्हें वारिस वाला साहब ठाकरे के बनेंगे, लेकिन वो बने नहीं। उसके बाद से पूरी राजनीति उनकी, उसमें बहुत बड़ी चीज मराठी अस्मिता के नाम पर गैर मराठियों के खिलाफ विश्वमन करना, जहरीले बयान देना, उनके खिलाफ मुहिम चलाना, पर प्रांतीय कह के उनके खिलाफ उनके रोजगार के अवसर छीनना, ये कोशिशें लगातार करते रहे।
और हर सरकार में उन्होंने की गुंडागर्दी, तानाशाही, दादागिरी की और कुछ बिगड़ा नहीं। कुछ बार मुकदमे दर्ज हुए, अदालतों में भी गए पूरे लाव लश्कर के साथ। मुझे याद है 2009 में बहुत बड़ा बवाल हुआ था जब उन्होंने 2008-9 में, 9 में तो चुनाव में 2009 के चुनाव में 13 सीटें जीती थी, अचानक हीरो बने थे। लेकिन 2008-7 में उन्होंने बहुत हंगामा किया, बहुत जगह मारपीट उनके लोगों ने किया, उत्तर भारतीय के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन शुरू किया। और उस दौर में जो मराठी में जहां जहां साइन बोर्ड होता था लिखा हुआ, सब जगह मिटाकर मराठी और इंग्लिश को हिंदी में कर दिया जाता था, तोड़फोड़ होती थी और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कोई उनकी मुखालफत करे। और खुलेआम सड़क पर गुंडागर्दी की सैकड़ों तस्वीरें तब हमने देखी थी। और मैंने उस पर बहुत सारा चैनल में, मैं न्यूज 24 में काम करता था, मैंने बहुत बार उस पर डिबेट किया। और इसी बीच में मुझे याद आया, आपको मौका मिले तो आप राज ठाकरे का एक इंटरव्यू देखिएगा। मैं इंडिया टीवी का मैनेजिंग एडिटर था और तब मैंने वो इंटरव्यू किया था। वो इंटरव्यू देखिएगा, यूट्यूब पर है। और मुझे लगता है मैंने बहुत तल्ख सवाल पूछे और उस तल्ख सवाल के जवाब में बहुत नाराज हुए, बहुत बिदके। हालांकि उनसे मैं पहले भी 20 साल पहले भी मिला था, इंटरव्यू के लिए तो आसानी से तैयार हुए, लेकिन उस इंटरव्यू से ऐसे बिदके कि कह नहीं सकता। वो बाकी आप देखकर अंदाजा लगाइएगा और जरूर देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा मैंने क्या पूछा और उन्होंने क्या कहा। और उसके बाद 2-3 और पत्रकारों ने हमसे ठीक कुछ पहले इंटरव्यू किया था। ये 2014 के महाराष्ट्र चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले का इंटरव्यू है। उसके ठीक पहले 2-3 बड़े पत्रकारों ने भी इंटरव्यू किए थे, वो इंटरव्यू भी देख लीजिएगा। लेकिन वापस लौटते हैं, उस दौर में राज ठाकरे ने गुंडागर्दी की इंतहा की उनके लोगों ने। और यहां तक कि जया बच्चन, अमिताभ बच्चन की पत्नी, उन्होंने जब हिंदी और यूपी की वकालत की तो उनके खिलाफ भी हंगामा किया, सिनेमा घरों में तोड़फोड़ हुई और माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया। आखिरकार अमिताभ बच्चन ने माफी मांगी जया बच्चन की तरफ से। ये तो दिन देखा। उसके बाद भी बीच बीच में करते रहे। 2017 के अक्टूबर में भी एलिफेस्टन में हादसा हुआ था मुंबई में। उस हादसे के बाद उन्होंने जो यूपी बिहार के फेरी वाले हैं उसके खिलाफ हंगामा शुरू किया कि ये लोग महाराष्ट्र छोड़ें, बाहर जाएं, दुकानें बंद करें। और उन्होंने 15 दिन का अल्टीमेटम महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी को दिया कि आप इनको हटाओ, नहीं तो हम इनको हटाएंगे। और उसके बाद उनके गुंडों ने हमले किए फेरी वालों पर, जो यूपी बिहार के लोग ज्यादातर हैं। लेकिन उस समय एक चीज हुई कि कुछ फेरी वालों ने पलटकर जो एमएनएस के गुंडे थे उनकी पिटाई भी की। और तब भी मैंने लिखा था कि सही है, कई बार जैसे को तैसा करना जरूरी है। एक गरीब कामगार, कमजोर लोग जो सड़कों पर रेडी खोमचे लगाते हैं, उन पर आप बल प्रयोग करके, तानाशाही करके, दादागिरी करके अपनी हैसियत दिखाते हैं, तो पलट के मारा ठीक किया। हालांकि हिंसा का सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन आत्मरक्षार्थ जब आप रोज पिटाई करोगे, हमले करोगे और सरकार नहीं करेगी तो आत्मरक्षार्थ उन लोगों ने भी पलट के जवाब दिया। लेकिन इनका तांडव ये समय समय पर होता रहा है। उस तांडव में यह भी हुआ कि इन्होंने एक नारा सांगली इलाके में, महाराष्ट्र में, वहां पर नारा दिया। 2017 की ही बात है, हालांकि और भी जगह ऐसा चलता होगा। लाठी चलाओ भैया भगाओ। यूपी वालों को, यूपी बिहार को, खासतौर से यूपी वालों को ये लोग भैया बोलते हैं, भैया लाठी चलाओ भैया भगाओ। तो ये एक किस्म की राज ठाकरे की प्रवृत्ति थी और प्रवृत्ति रही है। लेकिन उन प्रवृत्तियों के बाद भी उन्हें वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जो करना चाहते थे, और इसलिए वो अलग हुए थे, अलग पार्टी बनाई। और उनका एक, जब 2009 में जब 13 सीटें मिल गई थी एमएनएस को, तो उन्हें लगने लगा था कि पता नहीं अब उसके बाद ये मंजिल कहां जाएगी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। 2014 के चुनाव को लेकर बहुत सपने देखे, जीरो। 2009 के चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव हो गया, 2019 में खत्म, 1 सीट, 2014 में 1 सीट। 2009 के बाद से लगातार उनका पतन ही हुआ। लेकिन धौंस और दादागिरी देखिए कि आज भी वो कह रहे हैं। इसलिए मैंने कहा शुरू में, न 3 में न 13 में, 13 सीटें उनकी थी 2009 में, आज 3 भी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी इस तरह की बात कर रहे हैं कि हम महाराष्ट्र में अनुमति देंगे। और आप होते कौन है अनुमति देने वाले? मैंने ये सवाल उनसे इंटरव्यू में भी पूछा था। महाराष्ट्र आपकी बपौती नहीं है मिस्टर राज ठाकरे, आप नहीं होते कोई अनुमति देने वाले, और आज तो आप सरकार में भी नहीं है। और मैं चाहता हूं कि अगर राज ठाकरे के गुंडे अगर गुंडागर्दी करें तो उनके खिलाफ उकसाने के मामले में, हिंसा भड़काने के आरोप में उनके खिलाफ मामला दर्ज करके, एफआईआर दर्ज करके उनको अंदर करना चाहिए। और ये बनता है मामला, क्योंकि वो उकसा रहे हैं। और इस उकसावे में अगर असुरक्षित होते हैं यूपी बिहार के लोग, गरीब मजदूर, कामगार, फेरी वाले, रिक्शे वाले, टैक्सी वाले, तो राज ठाकरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना बनता है। और मुझे लगता है उद्धव ठाकरे की सरकार, अगर राज ठाकरे उस हरकत पर आए जो पहले वो 2008, 9, 17, 16, 14 करते रहे, तो शायद उन्हें इसका इलाज भी उनका होगा।
फिलहाल मैं ये वीडियो लंबा नहीं बनाना चाह रहा था, बहुत सारी चीजें हैं इस पर कहने की। स्वाभिमान और मराठा अस्मिता के नाम पर जो राज ठाकरे जिस ढंग से जो करते रहे हैं, उस करने की के बाद भी, उस तरह की राजनीति के बाद भी मराठी लोगों ने ही उन्हें खारिज किया। मराठी अस्मिता की जो लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई का अंजाम यह हुआ कि एक सीट पर है, कहीं नहीं है। लोकसभा चुनाव में खत्म, बीएमसी में खत्म। हाँ, एक दो जगह उनको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में 2-3 जगह उनको आंशिक सफलता मिली या एक दो जगह अच्छी सफलता मिली, लेकिन ओवरऑल अगर महाराष्ट्र की राजनीति में देखेंगे, महाराष्ट्र की राजनीति में, तो उन्हें वो कामयाबी नहीं मिली जो राज्य की राजनीति में वो चाहते थे। अब इस बात को यह खत्म करते हुए आखिर में कि योगी आदित्यनाथ जी, आप श्रमिकों के लिए बोर्ड बनाएं, श्रमिकों के लिए आप ट्रस्ट बनाएं, श्रमिकों के लिए आप आयोग बनाएं, श्रमिकों के लिए आप सारी योजनाएं बनाएं, जो मर्जी करें, जिससे ये जो 23, 25, 26 लाख यूपी के लोग देश के दूसरे शहरों में जाकर ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, 300, 500, 600 रुपए, उनको अधिकतम यूपी में रोजगार मिले, ताकि उनको 1000-2000 किलोमीटर न जाना पड़े। और ये त्रासदी हमने देखी है, तमिलनाडु से लेकर हैदराबाद तक से लोग उत्तर प्रदेश के भागे आ रहे हैं। वो सब करिए, लेकिन सर इस तरह की बात कि यूपी के लोग जाएं तो पहले दूसरे राज्य उनसे परमिशन लें, ये एक नए किस्म का संकट होगा और नए किस्म के संकट को न्योता देने की तरह होगा। और मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल और दुरूह है। हाँ, आपकी चिंता वाजिब है, जिसमें आपने कहा योगी आदित्यनाथ ने कि दूसरे राज्यों ने प्रवासी मजदूरों का ख्याल नहीं रखा, उससे 100% सहमत हूं। और किसी राज्य ने किसी का नहीं रखा, सबने बला टाली है, सबने बला टाली। दिल्ली सरकार ने भी बला टाली, महाराष्ट्र सरकार ने भी बला टाली, गुजरात ने भी बला टाली, कर्नाटक ने कैद करके रखने की कोशिश की। ये लंबी कहानी है, इस पर बहुत बार बात कर चुका हूं और ये वीडियो मैं चाहता नहीं लंबा हो, इसलिए खत्म करता हूं। राज ठाकरे साहब, वो हिमाकत जो आप 2008 में, 2006 में, 2017 में करते रहे हैं, प्लीज वो हिमाकत मत करिएगा। वो हिमाकत इस बार आपको भारी पड़ेगा। और इसी बात पर खत्म करते हुए शुक्रिया आप सबका दोस्तों। मैं बिहार का खुद रहने वाला हूं और मुझे भी गुस्सा आता है जब कोई महाराष्ट्र का आदमी कहता है कि हम एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि मैं मानता हूं कि देश के किसी भी सूबे में, किसी भी हिस्से में, कि देश के किसी भी हिस्से का कोई आदमी जा सकता है। दिल्ली में हजारों मराठी होंगे, यूपी में होंगे, अलग अलग राज्यों में होंगे। ये देश सबका है, किसी राज ठाकरे की बपौती नहीं है जो मुंबई में, महाराष्ट्र में आने वालों को बीजा देगा। और ये लड़ाई, ये इस तरह की पॉलिटिक्स राज ठाकरे बीते 16 साल में करते रहे। किसी जमाने में दक्षिण भारतीयों के खिलाफ बाल ठाकरे ने ऐसे ही शुरुआत की थी 60 के दशक में, लेकिन वहां जाऊंगा तो बात दूसरी तरफ जाएगी। फिलहाल खत्म करता हूं। नमस्कार।